हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 79। अब आगे। अब आस्था की सांस बहुत जोरों से चलने लगी थी। आस्था की सांसें तेजी से चलने की वजह से उसके शरीर के कुछ उभरे हुए अंग काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे, जिन्हें अरमान बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसे सब कुछ एक तरह का अलग ही एंटरटेनिंग सा लग रहा था। तब आस्था सवालिया नजरों से अरमान की ओर देखने लगी थी। एक तो अरमान ने कुछ नहीं पहना था, केवल एक छोटा सा टॉवल अपने ऊपर डाला था, लेकिन वो टॉवल भी अरमान के 8 पैक्स 3 पैक्स वाला शरीर छुपा नहीं पा रहा था। एक पल को आस्था बड़ी हैरान होकर एक बार फिर अरमान को देखने लगी थी और वह सोचने लगी थी कि अगर यह इंसान खाना खाता है तो खाना जाता कहाँ है। इनके पास तो पेट ही नहीं है, पेट में तो खाना जाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोहे जैसा ही शरीर दिखाई देता है। अब आस्था की अपने ऊपर गहरी नजरें देखकर अरमान तिरछा सा मुस्कुराया था और अगले ही पल बोला था, कहाँ जा रही हो तुम? क्या तुमने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? यहाँ बैठकर मुझे नाश्ता करवाओ। अब जैसे ही अरमान ने थोड़ा सा रूडली वॉइस में ये कहा, आस्था का दिल तो क्या किया अभी और इसी वक्त यहाँ से भाग जाए। लेकिन फिर आस्था मन मन में बोलने लगी थी कि इस वक्त इन्हें मेरी जरूरत है। वैसे भी मैं तो दुश्मनों की भी मदद कर देती हूँ, लेकिन ये तो फिर भी समाज की नज़रों में मेरा पति है, तो भला मैं इसे इस तरह से छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तो कहीं और वैसे भी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर का पहला फर्ज होता है पेशेंट की। तुरंत ही थोड़े से कदम बढ़ाते हुए अरमान के ठीक सामने बैठ गई थी। छोटी सी टेबल अरमान के दोनों साइड रखी थी और अब वह ये सोचने लगी थी कि वह अरमान को नाश्ता कराए तो कराए कैसे। उसके लिए तो उसे अरमान की ओर देखना होगा, लेकिन अरमान की ओर देखने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वही अरमान बड़ी ही गहरी नज़रों से आस्था को पूरी तरह से स्कैन कर रहा था। अरमान के द्वारा मारे गए थप्पड़ का निशान अभी भी उसके गालों पर मौजूद था। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन पर भी उसकी उंगलियों के निशान मौजूद थे, जिन्हें अरमान बड़े ही ध्यान से देख रहा था, क्योंकि आस्था के बेहद बुरे चेहरे पर वह निशान एकदम साफ दिखाई दे रहे थे। अरमान को कहीं ना कहीं अब खुद पर गुस्सा ही अभी आ रहा था कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। उसे दिमाग से काम लेना चाहिए था। इस तरह से उसे आस्था पर गुस्सा नहीं उतारना चाहिए था, और इसी चक्कर में खुद पर ही गुस्सा करते हुए अरमान अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर बंद करने लग जाता है, जिसकी वजह से ऐसी जो स्ट्रेचेज थी वह पूरी तरह से टूटने लगते हैं और उसके हाथ सफ़ेद पट्टी जो हाथ पर बनी हुई थी धीरे धीरे एकदम लाल होने लगती है। अब अचानक जैसे ही आस्था की नज़र अरमान की पट्टी पर गई तो वह तुरंत घबरा गई। उसने घबराकर अरमान की ओर देखा था और बोली थी, मिस्टर राक्षस जी, आपके हाथों से खून निकल रहा है। अब जैसे ही आस्था ने फ्लो में अरमान को उसी के मुंह पर मिस्टर राक्षस बोल दिया, अब अरमान चेहरा और भी ज्यादा वाइल्ड और खतरनाक हो चुका था। अरमान का हैंडसम सा चेहरा इस वक्त इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था कि अगर कोई नॉर्मल इंसान देख ले तो पक्का उसे हार्ट अटैक आ जाए। आस्था अरमान को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और जल्दी से खाने की ट्रे साइड में रखकर उसने अरमान के हाथ को देखा और बोली, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही आस्था जाने लगी, अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा था और बोला, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम वाकई चाहती हो कि मेरे हाथ से खून निकलना बंद हो तो तुम इसका ट्रीटमेंट करो। अब जैसे ही आस्था ने ये सुना वह घबरा गई और घबराहट में उसके चेहरे पर पसीने आ गए थे। पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर उस वक्त से दिखाई दे रही थी मानो कि सुबह सुबह हरी घास पर ओस की बूंदें। अरमान आस्था की एक एक मोमेंट को चेक कर रहा था। आस्था उस वक्त बड़ी ही प्यारी और घबराई सी खूबसूरत लग रही थी। उसके होंठ डर की वजह से कांप रहे थे और फड़फड़ा रहे थे। उसकी सांसें कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी और उसके दिल की धड़कन तो इस तरह से सुनाई दे रही थी मानो कि एक एक धड़कन उस वक्त कुछ बोल रही हो। उसकी धड़कनों को गिना जा सकता था। तब आस्था को घबराता हुआ देखकर अरमान ने अपना हाथ आस्था के कंधे पर रखा था। उसकी ओर देखकर बोला, क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है? मैंने तुम्हें बोला मेरे हाथ की ड्रेसिंग करो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तब आस्था घबराए हुई सी बोली, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? आपका बहुत खून बह रहा है, भला हम कैसे ये सब कर सकते हैं? ये बोलते हुए आस्था अपना सलाया गटकने लगी थी, क्योंकि उस वक्त उसका गला डर की वजह से पूरी तरह से सूख रहा था। तब अरमान ने अपने ठीक बराबर में रखा हुआ फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर आस्था के हाथों में थमा दिया था और बोला, जितना बोला जाए उतना करो। मुझे लगता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। शायद तुम भूल रही है तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्या कहा है। राक्षस लगता हूं ना मैं तुम्हें?
याद रखना। अगर असल में राक्षस बनने पर आया तो मैं तुम्हारा वह हाल कर सकता हूँ कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, और शायद तुम भूल रही हो तुम पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मेरी सर्वेंट हो, और बाकायदा तुमने सभी पेपर्स पर सिग्नेचर भी किए हैं। क्या तुम्हें याद नहीं है, या मैं तुम्हें अभी कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊं? इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी जान तक लेने का भी अधिकार रखता हूँ। एक और बात याद रखना, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, समझी तुम? वरना मुझे राक्षस बनने में एक एक मिनट भी नहीं लगेगा। अब जैसे ही अपनी डेंजरस टोन में अरमान ने एक बार और आस्था को धमकी दी, आस्था और ज्यादा घबरा गई थी और मन ही मन में बोली, दादाजी किस बात की दुश्मनी आपने मुझ गरीब मासूम सी बच्ची पर निकाली है। ये सोचते हुए आस्था का दिल भर आया था, लेकिन अब इस तरह से वह अरमान के हाथ से निकले हुए खून को भी इग्नोर नहीं कर सकती थी, तो इसीलिए फटाफट से अरमान के थोड़ा सा और करीब बैठ गई थी, क्योंकि वह उसके हाथ की पट्टी अच्छी तरह से खोलना चाहती थी। और फटाफट से उसने पट्टी खोलने शुरू कर दिया था। उसके बाल उसके पूरे चेहरे पर आ रहे थे। वह घबरा रही थी, ऊपर से अरमान जो कि गहरी नजरों से उसे ही देख रहा था, तो उसके हाथ पर पूरी तरह से कांप रहे थे। कांपते हाथों के कारण पट्टी तक जल्दी से नहीं खुल रही थी। अरमान समझ गया था कि ये आफत अगर ऐसे ही डरती रही तो बिल्कुल भी ठीक से कोई काम नहीं कर पाएगी। तभी अरमान ने अचानक अपना हाथ आस्था के हाथ पर रखा और उसकी ओर देखकर बोला, यह क्या कर रही हो तुम? मैंने सुना तुम डॉक्टर बनना चाहती हो, राइट? तो क्या इस तरह से पेशेंट को हैंडल करोगी तुम? इसी तरह से खून देखकर घबरा जाओगी? हाँ। अब जैसे ही अरमान ने थोड़ा सा धीमे लेकिन कड़क शब्दों में ये कहा, आस्था ने गहरी लंबी सांस ली और एक पल को उसने अरमान की ओर देखा। अरमान का हैंडसम सा चेहरा उसकी आंखों के सामने था। एक पल तो आस्था एकटक अरमान को देखते रही और अरमान इंटेंस नजरों से आस्था को ही देख रहा था। आस्था ने ध्यान दिया कि इस वक्त वह अरमान के कितना करीब बैठी हुई है, तो जैसे ही वह थोड़ा सा पीछे सरककर बैठने लगी, तुरंत अचानक अरमान ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे सीधा अपनी गोद में बिठा लिया था। अब तो आस्था की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। अरमान जैसे मजबूत लंबे चौड़े आदमी की गोद में बैठी हुई आस्था एक मासूम बच्चे की तरह लग रही थी, और आस्था की कमर केवल इतनी सी थी कि अरमान के एक हाथ में ही आस्था की पूरी कमर कवर हो रही थी। अब आस्था हैरानी से अरमान की ओर देखने लगी थी, लेकिन तभी आस्था को अपनी गर्दन के पास अरमान की गर्म सांस महसूस होने लगी थी। इस तरह से अरमान को इतने करीब देखकर आस्था के शरीर का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया था। उसे बहुत ही ज्यादा घबराहट के साथ साथ अजीब सा लगने लगा था। तभी अरमान बड़े ही डिटेक्टिव वॉइस में उसके कान के पास जाकर बोला, अब इसी तरह से बैठकर टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें मैंने यहाँ इसलिए बिठाया है ताकि तुम आराम से मेरे हाथ की इस पट्टी को रिमूव करके दूसरी पट्टी लगाओ, समझी? ज्यादा कुछ सोचने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर अरमान ने अपनी गर्दन आस्था की गर्दन में छुपा ली थी। उस वक्त आस्था की खुशबू को पूरी तरह से स्मेल कर रहा था। आस्था की रोजेस सी फ्रेग्रेंस उसको दूसरी दुनिया में लेकर जा रही थी। अरमान की बात सुनकर आस्था फटाफट से उसकी पट्टी पर कंसंट्रेट करने लगी थी, लेकिन अरमान इतने ज्यादा करीब होने की वजह से उसकी धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन फिलहाल वह जल्द से जल्द अरमान के हाथ की पट्टी करने के बाद वहां से निकलकर चले जाना चाहती थी, क्योंकि वह ज्यादा देर तक अरमान को फेस नहीं कर सकती थी। आस्था ने पट्टी तो निकाल दी थी, लेकिन अरमान का घाव देखने के बाद उसके मुंह से एक चीख निकल गई थी, क्योंकि अरमान का घाव गहरा था और डॉक्टर रश्मि ने उसे स्ट्रेचेज लगाए थे। कम से कम अरमान को 3 से 4 स्ट्रेचेस आए थे, जो कि अब हद खुल चुके थे। तब आस्था घबराए हुई आवाज में अरमान से बोली, अंडरस्को मैं ये स्ट्रेचेस नहीं लगा सकती हूँ, आपके स्ट्रेचेज रिमूव हो गए हैं, इसके लिए मुझे डॉक्टर रश्मि को बुलाना होगा। तभी अरमान, जो कि उस वक्त आस्था को अपने करीब पाकर एक अलग ही दुनिया का एहसास कर रहा था, अब अचानक आस्था के बोलने पर उसने उसकी ओर देखा था और बोला, किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम ये स्ट्रेचेज कर सकती हो तो करो, नहीं करना है तो ऐसे ही पट्टी लपेट दो। तब आस्था अरमान की बात सुनकर हैरान हो चुकी थी। आस्था को ये तो समझ में नहीं आया था कि वह किस तरह का घाव है, लेकिन अगर डॉक्टर रश्मि ने वहां पर स्ट्रेट टाँके लगाए थे तो वह समझ चुकी थी।
कि कुछ ज्यादा ही गहरा घाव है। तब अरमान की बात सुनने के बाद आस्था काफी हद तक परेशान हो उठी थी, क्योंकि उसने इस तरह से किसी को ट्रीटमेंट नहीं किया था। हाँ, हल्की फुल्की इंजेक्शन वगैरह देना, किसी को नीडल वगैरह लगाना, ये सब तो उसने किया था, लेकिन जो कि उसने अपने गांव की डिस्पेंसरी में ही उसने सीखा था। लेकिन इस तरह से किसी को स्ट्रेचेज टाँके देना उसने नहीं सीखा था। लेकिन फिलहाल अरमान का बर्ताव देखने के बाद वह समझ चुकी थी कि जब तक अरमान को पट्टी स्ट्रेच नहीं करेगी तो अरमान उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। तब आस्था ने एक बार मन में अपने कान्हाजी भगवान का नाम लिया और जो स्ट्रेचेज खुल गए थे, जो कि उस वक्त उसकी स्किन में ही मौजूद थे, उसने स्ट्रेच को बड़े ही आराम से बांधना शुरू कर दिया था और कुछ ही देर में वह कामयाब भी हो गई थी। ऐसा लगने लगा था कि उसने एक अलग ही तरह की जंग जीत ली हो। और इस बीच वह सारे काम बड़ी ही केयरफुल और सावधानी से कर रही थी ताकि अरमान को बिल्कुल भी हट न हो। वही अरमान उस वक्त केवल आस्था के खूबसूरत चेहरे को ही देखे जा रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि आज उसे हो क्या गया है, पर ना जाने क्यों उसे आज आस्था के आसपास रहना काफी ज्यादा अच्छा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि अरमान अपने हर तरह के नाज नखरे आज आस्था से उठाना चाहता हो। इसीलिए उसने आस्था को अपने इतने करीब कर लिया था। जल्द ही आस्था ने ब्लड को अच्छी तरह से एक क्लीन करने के बाद वहां पर उसने एक ड्रेसिंग कर दी थी और अच्छे से पट्टी वगैरह से कर दिया था। और उसके बाद उसने अपने दोनों हाथों को इस तरह से झाड़ा था मानो कि ना जाने उसने कितना बड़ा काम किया हो। और उसके बाद वह अरमान की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, देखा आपने, मैंने कितनी आसानी से ड्रेसिंग कर दी। हूँ ना मैं ग्रेट है ना, कितना टैलेंट है मुझ में। आपको पता है अगर मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी ना, या फिर मैं फटाफट से कॉलेज में एडमिशन लूंगी, आप देखना मैं यूं चुटकियों में सारी चीज सीख जाऊंगी और मैं ध्रुव जी से भी ज्यादा बड़ी डॉक्टर बन जाऊंगी। आस्था अपने बचपने में एक बार फिर खो गई थी और सारी बातें वह अरमान से बोल पड़ी थी। आस्था के इस तरह से बिना झिझक बिना डरे उस वक्त बोलती हुई अरमान को बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अब जैसे ही आस्था को इस बात का एहसास हुआ कि वह फ्लो में क्या बोल गई और इस वक्त वह कहाँ बैठी हुई है, उसकी तो हवा पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और डर के मारे उसके होंठ एक बार फिर से कंपने लगे थे। अब आस्था के खूबसूरत लाल गुलाब की पंखुड़ियां के जैसे होठों को इस तरह से फड़फड़ाता हुआ देखकर अरमान का गला बुरी तरह से सूखने लगा था और अचानक से वह थोड़ा थोड़ा आस्था के होठों के करीब बढ़ने लगा था। लेकिन आस्था ने तुरंत एक ही झटके में उसने अरमान को खुद से दूर किया था और जल्दी से खड़ी होकर बोली, आप नाश्ता कर लीजिएगा। ऐसा कहकर आस्था जल्दी दौड़कर वहां से भागने लग गई थी। अब आस्था को इस तरह से खुद से दूर जाता हुआ देखकर अरमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और उसके चेहरे के भाव एकदम से सख्त और कठोर हो गए थे और गुस्से से और बड़े ही सख्त लहजे में वह बोला, बहुत शौक है ना तुम्हें मुझसे दूर जाने का, लेकिन मिसेज आस्था सिंघानिया, अगर आपको मुझसे दूर जाना ही था तो मेरी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। और जो चीज़ अगर एक बार अरमान सिंघानिया आ गई है वह उसी की रहेगी, तब उसे मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता है, इनफैक्ट वह चीज़ भी नहीं। ये सोचते हुए अरमान एक रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा दिया था। कमेंट कीजिए।